ये प्रूफ करना है, बात नहीं। एल P1F, ठीक है, P1F लेस देन आर इक्वल एल P2F, है ना, और U P1F ग्रेटर देन इक्वल टू U P2F, मतलब P2 के करेस्पॉन्डिंग, P2 पार्टीशन के करेस्पॉन्डिंग लोअर सम जो है वह बढ़ जाता है, अपर सम क्या होता है, घट जाता है ना। और जहाँ पे P2 क्या है, जहाँ पे P2 P1 का रिफाइनमेंट है, P2 क्या है, P1 का रिफाइनमेंट। क्लियर है, यह चीज़ है। अच्छा, इसको कभी कभी मिला के यह भी कहता है कि आप ये प्रूफ कीजिए, क्या मालूम है, एल P1F लेस देन आर इक्वल एल P2F, आपसे यह भी कहता है कि आप यह प्रूफ कीजिए लेस देन आर इक्वल U P2F और लेस देन आर इक्वल U P1F। बात एक ही है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने इनको लिखा है ना, सबसे पहले आपने इनको लिख दिया, क्या लिखा है यहाँ पे कि एल P1F लेस देन इक्वल एल P2F और U P1F ग्रेटर देन इक्वल टू U P2F। तो पहले एल वाले को लिख दीजिए मैंने क्रम से, सबसे छोटा कौन है, एल P1F, फिर उसके बाद लेस देन इक्वल एल P2F, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद जानते हैं लोअर सम हमेशा अपर सम से कम होता है, तो फिर अपर सम का नंबर आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों क्या होंगे, अपर सम से कम होंगे, फिर अपर सम का नंबर आएगा। तो अपर सम में छोटा कौन है, अपर सम में छोटा यह है, सबसे बड़ा आपका यह हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये एक वन लाइन में भी आपसे ऐसा एक्सप्रेशन प्रूफ करने के लिए बोल देता है। तो हम जैसे यह प्रूफ कर देंगे, बाद में ये लिख देंगे कि भैया LPF जो होता है वो UPF से क्या होता है, वो लेस या इक्वल होता है, इसलिए जो है ये रिजल्ट भी होल्ड कर जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है यह थ्योरम आपसे इस रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। और क्या है भैया, P1F जो है और P2F दोनों दो पार्टीशन है क्लोज इंटरवल AB के, और इस तरीके से हैं कि P2F जो है वो P1 का, सॉरी P2 जो है वो P1 का क्या है, रिफाइनमेंट है। रिफाइनमेंट में क्या होता है, अगर P1 P2 दो पार्टीशन है और P2 P1 का रिफाइनमेंट है, तो P2 के अंदर P1 के सभी एलिमेंट होंगे, साथ ही साथ एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट P2 के पास होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखिए आप, ठीक है, लिखते हैं लेट, हाँ क्या लिखा है, अच्छा P2 आपने लिख दिया है यहाँ पे रिफाइनमेंट के रूप में, है ना, इस तरह से हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे, तो P1 में मैंने बोला क्या कि P1 वाले पार्टीशन में जो है हमको खाली किस पे फोकस करना है, XR-1 XR पे, और P2 वाले में हमको फोकस करना है XR-1 अल्फा और अल्फा XR, हमको इन पे फोकस करना है। क्लियर है ना, इस तरीके से है। P1 वाले पार्टीशन में हमको इस पर फोकस करना है और P2 वाले पार्टीशन पे हमको इस पर फोकस करना है, क्योंकि इसके पहले और इसके बाद, इसके पहले और इसके बाद दोनों में सेम है, तो कोई तो मतलब उसका रहेगा नहीं। तो इसी में जो ज़्यादा होगा वही बड़ा होगा, सीधी सी बात है। उससे करेस्पॉन्डिंग लोअर सम अपर सम का उस हिसाब से बड़ा छोटा होगा, है ना। तो चलिए आप लिखिए लेट स्मॉल mr कैपिटल MR, let small mr capital MR be the, let small mr capital MR be the infimum and supremum of, be the infimum and supremum of, infimum and supremum of, ये लिखेंगे क्लोज इंटरवल XR-1 XR, क्लोज इंटरवल XR-1 XR, ठीक है। इसका इन्फीमम सुप्रीमम कौन है, स्मॉल mr और कैपिटल MR, ठीक है। कामा आगे लिखिएगा, स्मॉल m1r कैपिटल M1r, स्मॉल m1r कैपिटल M1r, स्मॉल m1r कैपिटल M1r बी द infimum and supremum, be the infimum and supremum, infimum and supremum of f in किसमें, infimum and supremum of f in close interval XR-1 अल्फा, in close interval XR-1 अल्फा, XR-1 अल्फा, and small m2r कैपिटल M2R, and small m2r कैपिटल M2R
be the infimum and supremum of f, infimum and supremum of f in क्या अल्फा कामा XR, इन अल्फा कामा XR। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखिए XR माइनस 1 कामा XR इज द सब इंटरवल ऑफ XR माइनस 1 कामा XR, XR माइनस 1 कामा XR इज द सब इंटरवल ऑफ ठीक है क्लोज इंटरवल ए बी, लेकिन किससे करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P1, करेस्पॉन्डिंग टू, क्लियर है ना, करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P1, करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P1, करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P1 एंड XR माइनस 1 कामा अल्फा कामा XR माइनस 1 कामा अल्फा है ना, क्लोज इंटरवल XR माइनस 1 कामा अल्फा, फिर कामा देके लिखिएगा कामा अल्फा कामा XR, क्लोज इंटरवल अल्फा कामा XR, ये दोनों किसके हैं, है ना, ये भी सेम इज द सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ये भी क्लोज इंटरवल ए बी के ही सब इंटरवल है, इज द सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, लेकिन किससे करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P2 या P2 के करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P2। मुझे बताइए आप लोग कि स्मॉल mr स्मॉल m1r स्मॉल mr स्मॉल m2r में क्या रिलेशन होगा, पता है आपको? ठीक है, यह हमेशा यही रिलेशन होल्ड करेगा, नहीं करेगा, है ना, क्योंकि मैं बताया देखो यहाँ पे 0 से 10 है, मान लो इसको मान ले 0 से 10, इसको मान ले 0 से 10, और इसमें क्या है बीच में एक पॉइंट हो गया, तो पॉइंट हो जाएगा मान ली 5 हो गया, है ना, जैसा मैंने बताया यहाँ पे। तो इसमें जो है मान लीजिए फंक्शन fx बराबर अगर एक्स्ट्रा होगा तो जो रखेंगे वही आएगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल mr, ये हो जाएगा कैपिटल mr, ये हो जाएगा स्मॉल m1r, ये हो जाएगा कैपिटल m1r, ये हो जाएगा स्मॉल m2r, ये हो जाएगा कैपिटल m2r। तो देखो भैया जो m1r और m2r है उसकी वैल्यू है 0.5, है ना, और जो स्मॉल mr है उसकी वैल्यू क्या है 0। तो स्मॉल mr की वैल्यू क्या m1r m2r से ज़्यादा हो रहा है? नहीं ना, या तो कम है या तो क्या है बराबर है ना। तो स्मॉल mr की वैल्यू m1r से या तो कम होगा या तो क्या होगा बराबर होगा। वही हाल आपका जो है m2r भी वही है ना, वही हाल m2r का भी है, m2r भी क्या होगा स्मॉल mr से, भाई क्या है देखना है ना, वही कंडीशन होल्ड कर रहा है, ये बराबर वाला कंडीशन होल्ड किया, m2r क्या हुआ, m2r जो है ग्रेटर वाला कंडीशन होल्ड किया। तो m1r m2r बात समझिएगा, यहाँ पे कोई इंटरवल सब इंटरवल आपके पास अगर है उसमें इन्फीमम सुप्रीमम मिल गया, अगर आपको उसी सब इंटरवल का या उसी इंटरवल का आप दो पार्ट कर दीजिए, दो पार्ट करके दोनों में इन्फीमम कैलकुलेट कीजिए, तो आप देखेंगे जो दोनों का इन्फीमम मिलेगा ना, वो जिसका आपने पार्ट किया है जिस इंटरवल का, है ना, उसके इन्फीमम से या तो ग्रेटर होगा या तो क्या होगा इक्वल होगा। जैसे इसमें क्या है, इसमें 0 0 के इक्वल है, लेकिन इसमें जो इन्फीमम है इससे क्या है ग्रेटर है, ये इस तरह से, है ना, उससे कम नहीं होगा, जब भी होगा ग्रेटर या इक्वल होगा। लेकिन अगर ये बात हम सुप्रीमम के केस में कहें तो सुप्रीमम केस में ऐसे हो जाएगा कैपिटल m1r और कैपिटल m2r, या लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल mr होगा। देखो यहाँ पे m1r 5 है और कैपिटल mr 10 है, तो ये इससे छोटा है और ये वाला इससे क्या है बराबर है ना। तो ये दोनों जो कैपिटल m1r कैपिटल m2r है, जब अलग अलग पार्ट आप कर देंगे तो जो सुप्रीमम मिलेगा वो मेन सुप्रीमम से जो आपका जिसको आपने ब्रेक किया है इससे जो है कम होगा या तो उसके बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखिए क्या करूँगा, बहुत सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप यहाँ भी यूज कीजिए, काम खत्म कीजिए। तो ये करते क्या है मैं यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद अब मैं करूँगा क्या, आपने सब कुछ लिख दिया, तो अब मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखूँगा अगर ऐसे ही, देखो ध्यान देना, m1r और m1r किस में है, m1r जो है वो आपका है m1r यह XR माइनस 1 का अल्फा वाले का इन्फीमम है। तो जब XR माइनस 1 का अल्फा वाले का इन्फीमम है तो जो लेंथ होगा वो अल्फा माइनस XR माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस m2r ये आपका अल्फा कामा XR वाले का इन्फीमम है, इसलिए उसका लेंथ जो होगा वो XR माइनस अल्फा हो जाएगा। इस तरह से आप लोअर सम की बात कर रहे हैं, और भी पार्ट हैं लेकिन वो सब क्या है दोनों में सेम है, इसलिए मैं उसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ ऐसा। अच्छा बताओ मुझे, अब मैं स्मॉल m1r और स्मॉल m2r के स्थान पे mr लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ mr।
तो अगर मैं इसके स्थान पे एम आर लिख दूँ, इसके स्थान पे एम आर लिख दूँ, तो क्या होगा, ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी घट जाएगी। तो स्मॉल एम आर मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि वो है ना छोटा, मतलब ए वैल्यू, मतलब कि जो अब मैं मान लीजिए स्मॉल एम आर कर दिया, मैं इसके स्थान पे स्मॉल एम आर कर दिया अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 और प्लस इसके स्थान में भी स्मॉल एम आर कर दिया, है ना, और एक्स आर माइनस कमा अल्फा। तो ये रिजल्ट, इस रिजल्ट का अगर हम कंपेयर करें तो ऐसी इनइक्वालिटी होल्ड करती हुई दिखाई देगी, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि m1 आर आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल एम आर एंड m2 आर आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल एम आर। बाय एग्जाम्पल सब चीज़ों को देखा कीजिए, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया भी, समझाया भी, और फिर से अपने से भी करके देखा कीजिए कि ऐसा कंडीशन होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, जब ऐसा हो गया तो थोड़ा ध्यान दो, तो जाएगा m1 आर अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस का m2 आर, है ना, एक्स आर माइनस का अल्फा और ग्रेटर देन आर इक्वल, देखो दोनों में एम आर है, बताइए दोनों में एम आर है ना। जब दोनों में एम आर है तो कॉमन कर लो, दोनों में एम आर है तो क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस का एक्स आर माइनस का अल्फा, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, है ना। तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा m1 आर अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस का m2 आर एक्स आर माइनस का अल्फा ग्रेटर देन इक्वल एम आर और एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। क्लियर है, ये भी डेल्टा आर है ना। डेल्टा भाई अगर देखा जाए तो ये भी जो है, अगर मैं इसको मिला के लिखूँ, है ना, तो ये भी लोअर सम, एक्चुअली भाई लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये लोअर सम है। बट ये किसका लोअर सम है, यह जो है लोअर सम है करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P2, ये P2 के करेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि जो अल्फा वाला जो टर्म आया है वो P2 में ना आया है, और ये भी लोअर सम है। अगर आप चाहें ना तो जो चीज़ें छूटी हैं उनको बढ़ा भी सकते हैं, मतलब क्या, m1 डेल्टा 1 प्लस m2, है ना, इसके पहले वाला और इसके बाद वाला, इसके पहले इसके बाद, क्योंकि दोनों में सेम है, कोई मतलब तो है नहीं उसका, तो इसलिए मैंने खाली इतने ही को, मैं इतने के हुई ध्यान में रखते हुए पर रिजल्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो है आपका लोअर सम ही है बट करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P2, और ये भी लोअर सम ही है बट करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P1। तो मैं डायरेक्टली देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे, विच इम्प्लाइज LP2F इज ग्रेटर देन इक्वल LP1F, ठीक है ना। इस तरीके से मैं समेशन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पूरा मैं लिखा नहीं था, अगर पूरा लिखता तो समेशन लगा देता है ना, लेकिन यहाँ पूरा लिखा नहीं, इसलिए आप ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे मैं देखो इसके ठीक पहले वाला एक्स आर माइनस 1 से ठीक पहले वाला और एक्स आर के ठीक बाद वाला, दोनों वाले पार्टीशन में सेम है, दोनों में सेम है। तो जो अब भाई वो सेम है तो हटाइए, अब जो बचा दोनों में, तो पहले वाले में बचा एक्स आर माइनस 1 का मैं एक्स आर, दूसरे वाले में बचा एक्स आर माइनस 1 का मैं अल्फा और अल्फा का मैं एक्स आर। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनमें जो ज़्यादा होगा, है ना, वही आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो ज़्यादा कौन है, ये वाला रिजल्ट ज़्यादा दिख रहा है भाई, है ना, यहाँ पे ये रिजल्ट ज़्यादा है। तो ये किसका है, P2 का, ये किसका है, P1 का। तो P2 का लोअर सम क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, और P1 का लोअर सम क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार अगर आप सिमिलरली अगर आप कंटिन्यू करें तो यही पूरी कहानी जो लिख रहे हैं ना आप, ये पूरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल M1 आर अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस कैपिटल M2 आर एक्स आर माइनस का अल्फा। हम वही लगाते हैं, हम M1 आर और M2 आर के स्थान पर लिख देते हैं कैपिटल एम आर, है ना। हम M1 आर और M2 आर के स्थान क्या लिख देते हैं, कैपिटल एम आर लिख देते हैं। तो लिख देता हूँ यहाँ देखो, कैपिटल एम आर और अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 और प्लस कैपिटल एम आर और एक्स आर माइनस अल्फा। मुझे बताइए आप लोग कौन ज़्यादा होगा, ए रिजल्ट अब ज़्यादा होगा, है ना, ए रिजल्ट ऐसा होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि भैया जो एम आर है वो लेस देन और इक्वल कैपिटल M1 आर, क्लियर है, उल्टा हो गया ऐसा, एंड एम आर इज आल्सो ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल M2 आर, क्लियर, ये रिजल्ट, इसलिए जो है ये वाला ग्रेटर होगा। तो अब जब यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे M1 आर अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस M2 आर एक्स आर माइनस का अल्फा और लेस देन और इक्वल एम आर कॉमन कर लेंगे, तो अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एक्स आर और माइनस का अल्फा, फिर ये इससे कट जाएगा, तो फिर वही मिलेगा हमको, बोलिएगा, फिर वही मिलेगा, क्या मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा M1 आर और अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस का M2 आर और एक्स आर माइनस का अल्फा लेस देन आर इक्वल एम आर और एक्स आर माइनस 1। तो ये जो है ना लेंथ से सुप्रीम से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपर सम को ही, और ये भी अपर सम को, बट यह अपर सम रिप्रेजेंट कर रहा है करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P2, और ये भाई अल्फा वाला P2 में ही है, और ये अपर सम रिप्रेजेंट करेगा करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा UP2F लेस देन आर इक्वल UP1F, ठीक है, UP1F। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक बात थोड़ा और ध्यान दीजिए आप लोग, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड देख लिए ना आप, एक बात और आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए दोनों रिजल्ट प्रूफ हो गए, लेकिन इसको ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। कैसे, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक रिजल्ट ये देखिए, आप ये जानते हो कि हमेशा जो LPF होता है ये लेस देन आर इक्वल UPF होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमेशा जो LPF होता है वो हमेशा UPF से लेस या इक्वल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड किया। अब इस तरह से फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों को अगर मिला दूं मैं, तो मालूम क्या रिजल्ट निकलने वाला है। देखो LP1F सबसे छोटा, लेस देन आर इक्वल LP2F। अब देखो इसके बाद इसका नंबर आ गया इन लोगों का, है ना। तो अब यहाँ पे UP2F और UP1F, ठीक है। ये आपका ये भी रिजल्ट आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, तो कर देंगे आप, नोट कर लीजिए। बैठो बैठो, उधर पीछे चले जाओ। जितना उधर बैठोगे ना, जितना उस साइड बैठोगे वहाँ बैठ जाओ एक लोग, उतने आराम रहेगा। जितना इधर बैठोगे उतना परेशानी। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, चलो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो सामने, यहाँ बैठो, ठीक रहेगा। चलो बैग एकदम आगे कर दो, यहाँ आगे आगे जगह है ना, यहाँ कर दो बैग, बैग रख दो अपना इधर, अगर दिक्कत है बैग रख दो, ठीक है। बस कॉपी ले लो, बैग रख दो। ठीक है भैया। पहला क्वेश्चन जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है कि भैया कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो आर इंटीग्रेबल। शो कीजिए, शो डैट, प्रूव डैट कांस्टेंट फंक्शन जो होता है क्या होता है, वो आर इंटीग्रेबल होता है। फिर आपका अगला पूछता है, बोलता है कि शो कीजिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है वो आर इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। यहाँ से अब आर इंटीग्रेबल क्या होता है इसके बारे में बताना बाकी है ना, कि क्या होता है आर इंटीग्रेबल। आर इंटीग्रेबल मतलब रीमान इंटीग्रेबल। किस फंक्शन को हम कहते हैं रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। किस फंक्शन को हम कहते हैं रीमान इंटीग्रेबल, आपको ये जानना है। जैसे ये जान जाएंगे तो आप बढ़ेंगे कि जो है कि कौन कौन से फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। मेन क्वेश्चन आप देखेंगे अनुसार उठाकर ना, यहीं से पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा कि शो कीजिए फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, शो कीजिए फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, या गिवन एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ऐसे तमाम क्वेश्चन आपको रीमान इंटीग्रेबल पे बेस्ड ही पूछे जाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आपका मेन टॉपिक जो है वो रीमान इंटीग्रेशन करके ही है, तो रीमान इंटीग्रेबल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी जो चीज़ें थी एकदम बेसिक थी, है ना, क्योंकि रीमान इंटीग्रेशन की बातें जब आप करेंगे इसमें लोअर सम अपर सम सब बेसिक टर्म है। तो ये सब बेसिक टर्म से रिलेटेड कुछ थियरम थे, कुछ रिजल्ट से कह लीजिए, ये सब कुछ रिजल्ट्स थे। अब थियरम की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता क्या है, ठीक है ना। रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है इसको पहले जानने की कोशिश करेंगे। रीमान इंटीग्रेबल जानने से पहले हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक आपका होता है लोअर रीमान इंटीग्रल और एक होता है अपर रीमान इंटीग्रल। हम किसको बोलते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल और किसको बोलते हैं अपर रीमान इंटीग्रल। जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक क्लोज इंटरवल, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक क्लोज इंटरवल ए बी का आप कई पार्टीशन कर सकते हैं। कोई क्लोज इंटरवल ए बी है तो उसका आप क्या कर सकते हैं, आप कई पार्टीशन कर सकते हैं। और हर पार्टीशन के करेस्पॉन्डिंग, ध्यान रखिएगा, पहले बात समझिए। यहाँ पे मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है, सब लोग लिखना बंद कीजिए, ये सब बाद में लिख भी सकते हैं। एफ कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। क्लोज इंटरवल ए बी का आप एक नहीं अनेकों पार्टीशन कर सकते हैं, क्लियर है, इनफाइनाइट तरह से आप पार्टीशन कर सकते हैं। तो आप उसका पार्टीशन कर दें, तमाम पार्टीशन जितने पॉसिबल पार्टीशन होंगे सब पार्टीशन कर डालिए, है ना। हर पार्टीशन के करेस्पॉन्डिंग आप लोअर सम भी निकाल सकते हैं, अपर सम, क्योंकि जो भी पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन जैसे ही करेंगे आपको क्या मिलेगा, सब इंटरवल। सब इंटरवल मिलेगा तो सब में फंक्शन का इन्फीमम होगा, सुप्रीमम होगा, है ना, और सब इंटरवल का लेंथ भी होगा। तो हम इन्फीमम में लेंथ से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, फिर सबको जोड़ देंगे तो लोअर सम मिल जाएगा। सुप्रीमम में लेंथ से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, फिर सबको जोड़ देंगे तो अपर सम मिल जाएगा। तो हर पार्टीशन के करेस्पॉन्डिंग
आपको लोअर सम भी मिलेगा और क्या मिलेगा, अपर सम भी मिलेगा। क्लियर है, हर पार्टीशन करेस्पॉन्डिंग आपको लोअर सम भी मिलेगा और अपर सम भी मिलेगा। अब मान लीजिए किसी फंक्शन, कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, उसका आपने कई पार्टीशन किया, तो इसका मतलब जब जितना पार्टीशन करेंगे उतना लोअर सम मिलेगा, उतना अपर सम मिलेगा। उन सभी लोअर सम में वो जो सभी लोअर सम है, उन सभी लोअर सम में जो आपका सुप्रीमम होगा, जो क्या होगा, सुप्रीमम मतलब आप कह सकते हैं कि उन सभी लोअर सम में जो सबसे बड़ा वाला लोअर सम होगा। जैसे हर पार्टीशन करेस्पॉन्डिंग लोअर सम मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, तो जो सबसे मैक्सिमम, सबसे ग्रेटर वाला लोअर सम मिलेगा, जो उन सब में सबसे सुप्रीमम होगा, सबसे बड़ा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। क्या बोलते हैं उसी को, लोअर रीमान इंटीग्रल। उसको दिखाते हैं a बार b fx dx। a बार b, ये आपका नोटेशन का तरीका है, अगर बार नीचे लग गया इसका मतलब वो लोअर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a बार b fx dx रिप्रेजेंट्स द लोअर रीमान इंटीग्रल। और ये किसके बराबर होता है, सुप्रीमम ऑफ LPF। ये कैसा है सुप्रीमम, कैसा मतलब कि आप चूंकि जो फंक्शन है जिस क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, उस क्लोज इंटरवल ए बी का आप अनेकों पार्टीशन कर सकते हैं और हर पार्टीशन के करेस्पॉन्डिंग आपको लोअर सम अपर सम मिलेगा। तो लोअर सम में जो सबसे बड़ा होगा, है ना, दैट्स कॉल्ड द लोअर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, और इसी प्रकार आपको देखिए हर पार्टीशन करेस्पॉन्डिंग अपर सम भी तो मिलेगा, हर पार्टीशन करेस्पॉन्डिंग अपर सम मिलेगा, और सभी जो अपर सम मिलेंगे, जैसे हर पार्टीशन अपर सम मिलेगा, जितने पार्टीशन करेंगे उतने अपर सम मिलेंगे। उन सभी पार्टीशन में जो सबसे इन्फीमम अपर सम होगा, जो सबसे इन्फीमम, सबसे छोटा होगा, उसे हम बोलेंगे, है ना, अपर रीमान इंटीग्रल। और उसको लिखते हैं a टू b बार fx dx। उसे क्या बोलते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल। ठीक है ना, क्लियर, अपर रीमान इंटीग्रल। तो ये चीजें होती हैं। देखो यहाँ पे लोअर है तो यहाँ LPF होगा, मतलब LPF है तो लोअर, है ना। आप याद करने तरीका, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बस आपको ऐसे याद रखना है, भाई लोअर है तो LPF होगा, अपर है तो UPF होगा। बस ये ध्यान रखना है कि LPF में जब लोअर में जाएंगे तो उल्टा लेते हैं सुप्रीमम, और यूपी जो आपका अपर रीमान इंटीग्रल है UPF की जब बात करेंगे तो वहाँ इन्फीमम, उल्टा वहाँ इन्फीमम। तो सुप्रीमम इन्फीमम केस जस्ट उल्टा होगा, लेकिन लोअर के साथ LPF लोअर सम ही होगा और अपर के साथ UPF अपर सम ही होगा, ये एकदम मैच करेगा, है ना। लेकिन जो आपका ये सुप्रीमम इन्फीमम है, ये जस्ट उल्टा नेचर का होगा। बस इतने ऐसे करके आप याद रखेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें, है ना। कंफ्यूज जाते हैं हम लोग जब इसको लिखना होता है कहीं पर, तब ऐसा। तो ये होता है भैया आपका लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल। अब कोई फंक्शन आर इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये फंक्शन इंटीग्रेबल है कि नहीं, ऐसे हर फंक्शन थोड़ी डिफरेंशिएबल होता है, हर फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन थोड़ी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन fx है, अगर कोई फंक्शन fx है तो हम कहते हैं कि इसका ये जो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपान h, जब ये एग्जिस्ट करेगा तब बोलते हैं फंक्शन fx क्या है, आपका डिफरेंशिएबल है। क्लियर है। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, जो फार्मूले आते हैं ना, साइन x का डिफरेंशिएशन, cos x, x के पावर n का n x पावर n माइनस 1, सब इसी से प्रूव करते हैं, इसी से डिराइव करते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन जैसा आपने पढ़ा है ना। तो ये आप इसी फार्मूले से ही आप डिराइव करते हैं फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो यहीं से निकल के आता है। आप देखेंगे बुक में जो डेरिवेशन इसी से किए गए हैं। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल, कॉन्सेप्ट ये कहता है कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब ये लिमिट, अगर fx डिफरेंशिएबल है देन दिस एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं किया जिस फंक्शन के लिए, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल नहीं होने का मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और डिफरेंशिएबल होने का मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही ना। तो इसे वही बताया ना आपको कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इंटीग्रेबल, उसका कंडीशन होता है। मनमान आप नहीं बोल सकते ये फंक्शन चलो डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं, है ना। सभी फंक्शन आप आँख मूंद के हर फंक्शन को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, है ना। हर फंक्शन जो है वो डिफाइंड है कि कौन डिफरेंशिएबल है, कौन इंटीग्रेबल है, और कौन सा कंडीशन होल्ड करने पर ही उसको डिफरेंशिएबल इंटीग्रेबल बोलेंगे। उसी तरह से किस फंक्शन को हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन बोलेंगे, किस फंक्शन को क्या बोलेंगे, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। ये चीज़ यहाँ जानना है कि कब किसी फंक्शन को हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। बात समझ में आई ना, ये चीज़ हमको देखना है। तो देखिए किसी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल तब कहते हैं जब उस फंक्शन के लिए लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर हो जाए।
बस सीधी सी बात। लोअर अपर आपने देखा यहाँ पे, ये डिफाइन मैंने किया है। तो अब फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। किसी फंक्शन एफ एक्स को रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन हम तब कहते हैं जब उस फंक्शन के लिए लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू के क्या हो जाए, बराबर आ जाए। कोई क्वेश्चन अगर आपको दे देता है न्यूमेरिकल में जाएंगे आप ना, मैक्सिमम करके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में, है ना, वहाँ पे बोलेगा फंक्शन डिफाइंड कर देगा। अब बोलेगा प्रूव कीजिए कि फंक्शन आर इंटीग्रेबल है, मतलब रीमान इंटीग्रेबल है, आर शार्ट में आर इंटीग्रेबल लिख देते हैं हम लोग, या रीमान इंटीग्रेबल है। तब क्या करेंगे आप, उसके लिए वही काम करेंगे, आप लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आप अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों बराबर आए तब आप बोलेंगे फंक्शन जो है आर इंटीग्रेबल होगा। दोनों बराबर अगर नहीं आएंगे तो फंक्शन आर इंटीग्रेबल नहीं होगा। बात समझ में आई ना? तो ये एक तरीका होता है फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल हम कब कहते हैं और किस परिस्थिति में हम कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो आइए सबसे पहले ये डिफिनेशन लिखने के पहले कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब कहलाएगा, सबसे पहले हम लोग जो है लोअर अपर रीमान इंटीग्रल को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं ना। तो हेडिंग कीजिए लोअर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, हेडिंग कीजिएगा बेटा लोअर रीमान इंटीग्रल। मैंने इसमें क्या बताया कि जो फंक्शन जिस इंटरवल में डिफाइंड होगा उस इंटरवल का आप कई पार्टीशन कर सकते हैं। याद रखिए क्या, उस इंटरवल का कई पार्टीशन कर सकते हैं। जितने पार्टीशन करेंगे उन सभी पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग आपको लोअर सम मिलेगा, अपर सम मिलेगा। जितने भी लोअर सम मिले हैं उस लोअर सम में जो सुप्रीमम होगा वही होगा लोअर रीमान इंटीग्रल, और जितने भी अपर सम मिले हैं हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग उन सभी अपर सम में जो सबसे छोटा इन्फीमम होगा दैट्स कॉल्ड अपर रीमान इंटीग्रल। देखिए आपको रट्टा नहीं मानना है, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ साफ समझिए। आप किसी क्लोज इंटरवल ए बी का आप तमाम पार्टीशन कर सकते हैं, हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग आप लोअर सम निकाल सकते हैं, आप अपर सम निकाल सकते हैं। किसी को डाउट नहीं ना है, आप हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग लोअर सम अपर सम निकाल सकते हैं। कहीं कोई समस्या बता दीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ का एग्जाम्पल फिट कर सकता हूँ और आप भी करिएगा हमेशा। कोई थ्योरम आप पढ़िए, कोई न्यूमेरिकल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, है ना, ठीक है, वो जनरल में दिया है, एक्स के टर्म में दिया है, ऐसे करके दिया है, बट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू ही बातों को समझने की कोशिश करें। जैसे मैं बोलूं कि हर कई पार्टीशन कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए हाँ यार सच में कई पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे 0 से 10 है तो उसको हम 0 से 5, 5 से 10 एक पार्टीशन कर दिया, मैं 0 से 2, 2 से 4 ऐसा है दूसरा पार्टीशन कर दिया। ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये होता है, इसका मतलब कि आप इतने पार्टीशन इस तरह से कई पार्टीशन आप कर सकते हैं। तो ये दिमाग में घूमना चाहिए, नहीं कि मेरा जो सेंटेंस है वो रट्टा मार के बैठ जाए आप, ऐसा नहीं। जैसे मैं बोलूँ कई पार्टीशन कर सकते हैं तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ वास्तव में किसी भी कोई इंटरवल अगर मैं ले लूँ तो मैं कई पार्टीशन कर सकता हूँ, ये आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत। और जब पार्टीशन कई ठो कर देंगे आप तो हर पार्टीशन का लोअर सम अपर सम निकालना बताया हूँ कैसे करते हैं। पार्टीशन जब करेंगे तो आपको तमाम सब इंटरवल बन जाएंगे और सबके इन्फीमम सुप्रीमम डिसाइड करके लेंथ से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और लोअर सम अपर सम जैसे मैंने डिफाइन किया उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो उन सभी लोअर सम में जो सबसे बड़ा होगा दैट्स लोअर रीमान इंटीग्रल, और सभी अपर सम में जो सबसे छोटा होगा वो होगा अपर रीमान इंटीग्रल, है ना। तो आपने लिखा लोअर रीमान इंटीग्रल, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर रीमान सम, मतलब LPF, द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर रीमान सम, द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर रीमान सम, है ना, मतलब ब्रैकेट क्या कर लेंगे LPF, है ना, LPF इज कॉल्ड लोअर रीमान इंटीग्रल, इज कॉल्ड लोअर रीमान इंटीग्रल, इज कॉल्ड लोअर रीमान इंटीग्रल। ठीक है। इफ fx, उसमें लिखिएगा इफ fx is a real valued bounded function defined on closed interval AB, if fx is real valued bounded function, fx is a real valued bounded function defined on closed interval AB, defined on closed interval AB, लिखा आपने defined on closed interval AB, then the lower Riemann integral is denoted and defined as, then the lower Riemann integral is denoted and defined as, is denoted and defined as, denoted and defined as, क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन a बार b fx dx इक्वल टू
सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। ठीक है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सुप्रीमम, है ना, ऐसे डिनोट करते हैं। ए बार बी एफ एक्स डी एक्स से लोअर रीमान इंटीग्रल को डिनोट करेंगे, किसके बराबर होगा, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। जितने भी एलपीएफ मिलेंगे, जितने पार्टीशन में सबके करस्पॉन्डिंग एलपीएफ मिलेंगे, उसमें जो सबसे बड़ा होगा सुप्रीमम को और क्या लिख सकते हैं, लिस्ट अपर बाउंड, क्या लिख सकते हैं, लिस्ट अपर बाउंड। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब नोटेशन में मैं यहाँ अगर लिख दूँ लिस्ट अपर बाउंड ऑफ यूपीएफ तो घबराएंगे नहीं, मतलब वही है यूपीएफ, सॉरी एलपीएफ, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एलपीएफ लिख देंगे तो घबराएंगे नहीं। अब अगर मैं लिस्ट लिखूँ ना तो पूरा मैचिंग कर रहा है, लिस्ट अपर बाउंड एलपीएफ, लोअर लिस्ट लोअर, सब यल से। अगर आपको और कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे तैयार कर सकते हैं, है ना, कि भाई लोअर रीमान इंटीग्रल रहेगा तो लिस्ट अपर बाउंड रहेगा और एलपीएफ रहेगा, सब यल यल यल। क्लियर है, ठीक है। और अगर अपर रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, लेकिन उसमें ग्रेटेस्ट होता है, उसमें जी वाला मैटर होगा, लेकिन एक तैयार होगा दूसरा ऑटोमेटिकली तैयार कर लेंगे आप, है ना। तो ये भी तरीका हो सकता है। तो लिस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम, ठीक है, बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये ऐसे हो गया यहाँ पे। चलिए अब हेडिंग कीजिए अपर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल। इसमें क्या लिखेंगे आप, द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ यूपीएफ, नो सॉरी बेटा, द इन्फीमम ऑफ द सेट, द इन्फीमम ऑफ द सेट। सेट मैं क्यों बोलना मालूम है ना, क्योंकि कई पार्टीशन करेंगे तो हर पार्टीशन करस्पॉन्डिंग जो अपर सम मिलेगा उनका सेट, उसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है। द सुप्रीमम ऑफ द सेट, क्या, अरे बाप रे बाप, क्या सुप्रीमम बोल रहा हूँ मैं, द इन्फीमम ऑफ द सेट, ठीक है, ऑफ अपर रीमान सम, आप अपर रीमान सम, क्लियर है ना, द इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ अपर रीमान सम, रीमान सम कहें चाहे डायरबॉक्स सम कहें ना, अपर रीमान सम ब्रैकेट में कर लीजिएगा यूपीएफ। मैं बार बार लिखा रहा हूँ नोटेशन भी साथ साथ, ताकि आप एकदम पक्का दिमाग में घुस जाए भैया कि एलपीएफ यूपीएफ कैसे डिनोट करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, है ना। यूपीएफ इज कॉल्ड अपर रीमान इंटीग्रल, इज कॉल्ड अपर रीमान इंटीग्रल, इज कॉल्ड अपर रीमान इंटीग्रल। क्लियर है। अब सेम लिखिए, इफ एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, if f(x) is a real valued bounded function, f(x) is a real valued bounded function defined on closed interval ab, f(x) be a real valued bounded function defined on closed interval ab, defined on real valued bounded function defined on closed interval ab, हो गया। then the upper Riemann integral is denoted and defined as, then the upper Riemann integral is denoted and defined as, is denoted and defined as, क्या लिखेंगे आप बेटा, ए टू बी बार, ये लिखने का तरीका होता है ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, ये डिनोट करने का तरीका है। और ये क्या लिखा जाएगा, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यूपीएफ। क्लियर है, यस। क्लियर। अब हेडिंग करेंगे रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। हम किस फंक्शन को बोलेंगे, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। अब आप हेडिंग करेंगे रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है। अब इसमें वही चीज़ कि किस फंक्शन को रीमान इंटीग्रल फंक्शन बोलेंगे, जिसके लिए लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू के बराबर आ जाए। तो लिखिए अ फंक्शन, सिंपल लिखिए, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल या आर इंटीग्रेबल, है ना। शार्ट में आर लिखते हैं हम लोग हमेशा, अब आगे जब भी लिखेंगे आर, कैपिटल आर डैश देके। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इफ, a function f(x) is said to be Riemann integrable function, is said to be Riemann integrable function if यही a बार b f(x) dx इक्वल टू a टू b बार f(x) dx, मतलब लोअर रीमान इंटीग्रल किसके बराबर जाए, अपर रीमान इंटीग्रल के
कि जब बराबर होंगे तो वैल्यू निकालेंगे ना। देखो ध्यान से, जब इसको निकालेंगे आप तो कोई ना वैल्यू आएगी ना, इसको भी निकालेंगे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो वैल्यू जो है बराबर होगा, है ना, सेम आएगा, तब बोलेंगे दोनों बराबर हैं। तो जो वैल्यू है वो मान लेते हैं कि भाई इसके बराबर है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स की, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स। भाई देखो लोअर रिमाइंड इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, अपर रिमाइंड इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, है ना, तो जब दोनों सेम आएगा तब ना कहोगे बराबर है। तो मान लीजिए आपने लोअर कैलकुलेट किया 5 आया, अपर कैलकुलेट किया 5 आया, तो वही चीज़ लोअर रिमाइंड इंटीग्रल बराबर अपर रिमाइंड इंटीग्रल बराबर 5, दोनों वैल्यू कितना आया 5। तो उसी को मैं ऐसे डिनोट कर दे रहा हूँ कि वो थर्ड वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो कोई फंक्शन आपको बस अभी इतना जानना है कि कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल तब कहलाएगा, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन तब कहलाएगा जब उसके लिए लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाए, बराबर। ठीक है, अब इसी पे एक तुरंत आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, थ्योरम भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप में भी आपका न्यूमेरिकल की स्टडी में भी आएगा। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन कुछ भी लिख सकते हैं आप, थ्योरम के थ्रू भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, और इस तरह से क्वेश्चन भी है आपका ये। ठीक है, अ कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल या आर इंटीग्रेबल, अ कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, आपको ये शो करना है, ये शो करते हैं हम, अ कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। क्लियर है, आइए हमको शो करना है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। मतलब कांस्टेंट फंक्शन के लिए अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू और लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो एग्जाम में आपसे एज ए थ्योरम भी पूछ सकता है, एग्जाम में आपसे एज ए क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि शो डैट द कांस्टेंट फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। ठीक है, तो आइए इसको शो करेंगे, एकदम इसी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आप मान लेंगे कि लेट एफ एक्स, है ना, लेट एफ एक्स बी अ कांस्टेंट फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा, फिर देखिएगा, आराम से कर लेंगे। एफ एक्स बी अ कांस्टेंट फंक्शन, एफ एक्स बी अ कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, डिफाइंड है। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन होता है क्या पता है आपको? कांस्टेंट फंक्शन जिस क्लोज इंटरवल ए बी में या जिस इंटरवल में या जिस डोमेन में डिफाइंड होगा, जब उस डोमेन से हम x की कोई वैल्यू या उस इंटरवल से x की कोई वैल्यू उठा के जब हम उस फंक्शन में रखेंगे, वो फंक्शन हमेशा हर समय एक ही वैल्यू देगा आपको, है ना, एक ही वैल्यू। मतलब चाहे जो 2 दे रहा है तो हर पे 2 देगा। मान लीजिए आपका फंक्शन एफ एक्स है तो 0 से 10 में डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल 0,10 में डिफाइंड है। इसका मतलब हम x के स्थान पे 0 से लेकर 10 तक जितने भी रियल नंबर आएंगे, वो भी इन्फिनिटी रियल नंबर आएंगे, सबको रख सकते हैं। तो अगर फंक्शन कांस्टेंट रहेगा तो अगर वो 0 पे 5 दिया हमको वैल्यू, तो फिर 0 से 10 तक जितने भी नंबर आएंगे, इन्फिनिटी रियल नंबर आएंगे, सब पर वो 5 देगा। क्लियर है? तो ऐसा फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है जिस इंटरवल में डिफाइंड होता है, जिस डोमेन में डिफाइंड होता है, उस डोमेन से या उस इंटरवल से x की कोई भी वैल्यू उठा के फंक्शन रखेंगे, वो हर बार हमको सेम वैल्यू देगा, है ना। तो ऐसा अगर होता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे मैं बोल दूं एफ एक्स बराबर के, मैं क्या बोल दूं, एफ एक्स बराबर के, तो मैं बोल दूंगा अगर एफ एक्स बराबर के, तो बताओ मैं उसको बोल दूं कि एफ एक्स बराबर के, वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल 0,10 में, तो x के स्थान कुछ रखो तो के ना आएगा, क्योंकि भाई इधर x आता तब x में कुछ चेंज होता। जब एफ एक्स बराबर के है तो x के स्थान कुछ रखो, हमेशा के ही आएगा। बस समझ में आ रही है? एफ एक्स बराबर 2, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाएंगे यहाँ पे, कांस्टेंट, जो सेम वैल्यू दे, कुछ रखें एक्स्ट्रा वैल्यू इंटरवल से जिसमें डिफाइंड है, कुछ भी रखें वो हमको एक ही वैल्यू दे, तब ऐसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर है? तो अब ए मान लीजिए एफ एक्स बी ए कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड एंड क्लोज इंटरवल ए बी। हम इस क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन कर देते हैं, क्योंकि जब हमें लोअर और अपर रिमान इंटीग्रल निकालना है तो हम पार्टीशन करेंगे, लोअर सम अपर सम कैलकुलेट करें, तब ना कुछ बातें क्लियर होंगी। तो आइए लेट p इक्वल टू, तो p इक्वल टू मैंने कर दिया a इक्वल टू x0, x1, x2 डॉट 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 xr माइनस 1, xr डॉट 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 xn इक्वल टू b, है ना। b एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। क्लियर है? या क्लोज इंटरवल ए बी क्या है, कोई पार्टीशन है, तो पार्टीशन तमाम सब इंटरवल बन जाएंगे। तो इसी में से एक सब इंटरवल ले लीजिए, तो लेट कर लीजिए आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस 1, XR बी द एनी सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। क्लियर है? अब हम मान लेते हैं, लेट कर लीजिए स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम
ऑफ एफ इन आई आर। इस इंटरवल में मैं मान लेता हूँ फंक्शन का जो सबसे छोटा वैल्यू है जो इन्फीमम कहलाएगा वो स्मॉल एम आर है, सुप्रीमम क्या कहलाएगा वो कैपिटल एम आर। अच्छा बताओ, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल एम आर से डिनोट करें, जिसे हम इन्फीमम बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ आपसे कि तब स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो क्या कहेंगे आप, और कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या होगी। मैं यहाँ पे हल्का सा और सुधार करता हूँ कि एफ एक्स बराबर के लिख देता हूँ, बी अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन है ना, यस। तो ये दोनों के होगा, अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो दोनों सेम आएंगे, क्योंकि फंक्शन अगर कांस्टेंट है, हम एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ से कुछ भी रखे वो हमेशा के देगा। तो जब हमेशा के देगा तो के ही छोटी वैल्यू और के ही फंक्शन की बड़ी वैल्यू, तो के ही इन्फीमम के ही सुप्रीमम, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो ये काम खत्म हुआ, है ना, ये काम खत्म हुआ। अब कुछ नहीं करना है। अब आपको अगर लोअर अपर निकालना है, लोअर और अपर रिमाइंड इंटीग्रल निकालना है, उसकी वैल्यू देखनी है सेम आ रही कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आप लोअर सम निकालिए और क्या निकालिए, अपर सम, है ना। आइए हम देखते हैं लोअर सम और अपर सम, ध्यान दीजिए भैया। तो नाउ लोअर सम को कैसे दिखाएंगे, एलपीएफ, क्लियर है। इसको क्या लिखते हैं, समेशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर, ये लिखते हैं, बताइए, है ना। मुझे बताओ, समेशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर मतलब के, और डेल्टा आर मतलब आप जानते हैं एक्स आर माइनस वन। मैं डायरेक्टली छाप दूँ क्या, आप जानते हैं जब समेशन को इस पर लगाते हैं तो क्या आता है, कोई बताए मुझे, याद है किसी को, क्या आता है, यस, बी माइनस ए। जब समेशन को इस पर ऑपरेट करते हैं तो मिलता है पहले x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2 प्लस डॉट प्लस लास्ट में xn माइनस x1 माइनस 1। मैंने कई बार प्रसार करवाया ऐसा, है ना। सब कट जाता है, क्या बचता है, xn माइनस x नॉट, और xn का स्थान लिखते हैं b, x नॉट का स्थान लिखते हैं a, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कर लीजिएगा ना, मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो हो जाएगा के बी माइनस c, लेकिन आप करके दिखाइएगा ना कॉपी पे। ये तो मैं आपके नॉलेज से बोल दे रहा हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सब थोड़ी पूछेगा, एक का यही पूछेगा ना, तो आप वहाँ पे डिटेलिंग करके दिखाएंगे इसको, मतलब एक्सपांसन करके जो है आपका जो समेशन उसको लगा के ओपन करके काट पीट के भैया जो बचेगा उसको रख के काम खत्म कीजिएगा, ये हो जाएगा। अब यूपीएफ बताइए, यूपीएफ क्या है, समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर। अब चूंकि कैपिटल एम आर जो है वो अभी तो के है ना, और फिर एक्स आर माइनस 1, तो ये दोनों सेमन हो गए, तो ये भी के बी माइनस ए ही आएगा। जो एलपीएफ आया, जो यूपीएफ आया, वो भी कांस्टेंट आया है, के बी माइनस ए कांस्टेंट ही है। जब एलपीएफ यूपीएफ सब कांस्टेंट ही है, तो अब हमको देखना है कि जितने भी एलपीएफ ऐसे पार्टीशन करेंगे, जितना भी एलपीएफ यूपीएफ बनेगा, अच्छा इसमें कहीं पार्टीशन कोई महत्व निकल के आया नहीं, इसमें जो टर्म आया के आया है, जो फंक्शन का ही वैल्यू है, और बी माइनस ए जिस क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है वही है ना। अब इस पार्टीशन में अब कितने टर्म लिए उसका कोई कहीं यूजे नहीं आया। इस प्रकार से आप जितने भी पार्टीशन करेंगे ना, जितने भी पार्टीशन करेंगे क्लोज इंटरवल ए बी का, उन सभी पार्टीशन के करेस्पॉन्डिंग जो लोअर सम आएगा वो के बी माइनस ए ही आएगा, अपर सम भी के बी माइनस ए ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट आएगा। बात समझ में आ रही है। जब ऐसा होगा तो मुझे देखना है लोअर रीमान इंटीग्रल, तो लोअर सम में जो सबसे बड़ा हो, तो लोअर सम भी कांस्टेंट है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, वही होगा। और जब हम बात करेंगे अपर रीमान इंटीग्रल, तो अपर सम में जो सबसे छोटा हो, तो अपर सम भी आपका कांस्टेंट है के बी माइनस ए, एक ही वैल्यू हमेशा मिलेगा, हर पार्टीशन करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू मिलेगा, तो आपका दोनों क्या आएगा, सेम। तो आप बोलेंगे देन, बहुत ही सिंपल, देन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ, है ना, सुप्रीमम ऑफ के बी माइनस ए, कॉन्स्टेंट है, ऐसा क्या सुप्रीमम लेंगे भैया, तो ये के बी माइनस ए ही होगा, क्लियर है। इसी प्रकार से ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स अपर रीमान इंटीग्रल इन्फीमम ऑफ यू पी एफ, है ना, इन्फीमम ऑफ के बी माइनस ए, तो इसका में कोई भाई मतलब ही नहीं है, तो आप के बी माइनस ए ही लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर, आप लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर, है ना, इंटीग्रेशन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स। अब लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर इंटीग्रेशन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, है ना। इसका मतलब क्या, दोनों बराबर हो गया, और किसके बराबर हो गया, तो बराबर ए भी लिख दीजिएगा, बराबर के बी माइनस ए, इसके बराबर हो गया। तो इसे मतलब लिखेंगे आप 10, ठीक है, 10 द फंक्शन द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स बराबर के
इज आर इंटीग्रेबल, ठीक है। और देखो ये के बी माइनस ए की जो वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू है अगर देखा जाए ना, देखो यही देखो यहाँ पे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ही तो वैल्यू है यार, मैंने बोला ना थर्ड वैल्यू के बराबर, तो इसी के बराबर है, क्योंकि एफ एक्स जैसे के रखोगे आप तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और एक्स के स्थान में जब ये लिमिट रखोगे तो यही तो आएगा, है ना। तो जो आपको लिखवाया गया लोअर अपर बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी उसी के बराबर है आता है वो, ठीक है। चलिए छाप लीजिए भैया। तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स एक फंक्शन है, बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, यह एक फंक्शन है, ठीक है, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0, 2, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0, 2, ठीक है। एज कैसे डिफाइंड है, तो एफ एक्स इक्वल टू कुछ ऐसा है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वेन एक्स इज रेशनल, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वेन एक्स इज इरेशनल, ठीक है, वेन एक्स इज इरेशनल, इस तरह से है, ठीक है भाई, when x is rational and when x is irrational, ठीक है। अच्छा जब ऐसा है then calculate lower and upper Riemann integral, ठीक, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है ना, इनका मतलब क्या है, जो अलग अलग डिफाइन किया है इसका क्या मतलब है, रेशनल इरेशनल लिखा है इसका मतलब क्या है, पहले ये सब समझ लीजिए। वैसे सोल्यूशन तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े आराम से सोल्यूशन दे सकते हैं इसका, बट कैलकुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को आप आसानी से समझिए, पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, कॉन्सेप्ट पूरा क्या है, देन हम सोल्यूशन पे आएंगे, और जब सोल्यूशन पे आएंगे तो हम डिटेल बात करेंगे, है ना। मतलब ऐसा कि पहले हम इसके सलूशन पे इस तरह से डिस्कशन करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए हम कर लें। हम आपको और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। आइए इधर को बैठो, जितना इधर को बैठो सही रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, बराबर बाउंडेड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, डिफाइंड एंड क्लोज इंटरवल 0, 2। ए एफ एक्स किस में डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल 0, 2 में डिफाइंड है। मतलब एफ एक्स में जो एक्स की वैल्यू आप रखोगे वो यहीं से उठा के रखोगे, बात समझ में आ रही है ना, यहीं से उठा के रखोगे। अच्छा आगे एफ एक्स जो है उसमें दिया है ऐसे कि एक्स, अब देखो यहाँ पे देखो इस क्लोज इंटरवल 0, 2 में मैं पूछूं कितने रियल नंबर, तब क्या बताएंगे, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट रियल नंबर, और रियल नंबर जो होता है वो रेशनल इरेशनल को मिला के बनता है। मैं बोलूँगा इसमें कितने रेशनल नंबर, तो बोलेंगे सर इनफाइनाइट रेशनल एंड इनफाइनाइट इरेशनल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। तो इसमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी है। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप कोई भी एक्स उठाओगे वो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, सीधी सी बात। आप कोई भी रियल नंबर लोगे तो रियल नंबर रेशनल इरेशनल को मिला के ही बनता है, तो आप कोई भी रियल नंबर लोगे या तो वो रेशनल होगा या तो क्या होगा, इरेशनल, बस इतनी सी बात है। अगर वो रेशनल होगा, है ना, देन एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर वो इरेशनल होगा देन एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। क्लियर है? कोई है क्या बाहर? क्या भाई काहे बाहर हो? अब शायद कोई ना आए, ये देखिए मैं मना रहा हूँ कोई ना आए। अभी तिवारी देखिए यहाँ पे एफ एक्स एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, वो इस क्लोज इंटरवल 0, 2 में डिफाइंड है। इसका मतलब यह है कि एक्स की जब भी कोई वैल्यू आप उठाएंगे वो आप यहीं से उठाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें ये जो 0 से 2 तक यहाँ पे है, इसमें आपके इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, क्योंकि किसी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल एग्जिस्ट करते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल एग्जिस्ट करते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू लूँगा या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अगर वो रेशनल हुआ
तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर वो इरेशनल हुआ तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स की। वही लिखा गया है कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज रेशनल और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज इरेशनल, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं रेशनल यहाँ इरेशनल लिखा हूँ, यहाँ ऊपर इरेशनल यहाँ रेशनल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पर रेशनल कहाँ पर इरेशनल है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, बस आप उससे बस देख लेंगे भाई हाँ ठीक है रेशनल के लिए यह डिफाइंड है, इरेशनल के लिए डिफाइंड है, बस क्वेश्चन में ही जानने की जरूरत है। सोल्यूशन में कहीं भी मैं इसका यूज नहीं करूँगा। समझ में आ गई है ना। बस यहाँ क्वेश्चन में समझने की जरूरत है। क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू जो है वह अगर x का वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा, अगर वो रेशनल होगा तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस एक्स स्क्वायर होगी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से जो लूँगा अगर वो इरेशनल होगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अभी बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ से मैं आपसे पूछूँ कि f1 की वैल्यू निकालो, f1 मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, है ना। मैं ऐसे पूछूँ आपसे, बताइए मुझे x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, आप जैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि भाई 1 क्या है, 1 आपका रेशनल नंबर है। 1 क्या है, रेशनल नंबर। भाई देखो मैं बोलूँ x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू, तो एफ एक्स बराबर जो होगा उसी में x इक्वल टू 1 रख देंगे। बट यहाँ दो ठो करके दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि जो x इक्वल टू मैं 1 पे अगर आपसे पूछा हूँ, मैं अगर x इक्वल टू 1 पे पूछा हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में 1 हमारा है रेशनल नंबर, तो जो 1 है रेशनल नंबर तो 1 कहाँ रखोगे आप, इसमें रखोगे। क्लियर है। और इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ x इक्वल टू √2 पे, √2 भी इसी के अंदर आएगा ना, मैं बोलूँगा x इक्वल टू √2 पे आप फंक्शन की वैल्यू बताओ, तो आप √2 कहाँ रखोगे, आप इसमें रखोगे, क्योंकि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। बस ये है इसका मतलब है, क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दो कैसे ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, चाहे वो आए चाहे नया एग्जाम में। सोल्यूशन देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो आप करने जाएंगे, ठीक है ना, ठीक। अब जब ऐसे क्वेश्चन करने जाएंगे तो ये जो दोनों फंक्शन डिफाइन करके दिया है ना, इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपका जैसे आप चाहे x प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब घटा दीजिए, चाहे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में से एक्स प्लस एक्स स्क्वायर घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि सर घटा के कर क्या रहे हैं, बस ये ध्यान देना है आपको। बात समझ में आ गई ना। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहले लिखूं तब रट्टा मार जाएंगे, ऊपर वाले में से ही नीचे वाला जो है उसको घटाना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको दोनों जो डिफाइन करके दिया हुआ है, रेशनल पे अलग फंक्शन, इरेशनल पे अलग फंक्शन, आपको उनका डिफरेंस देखना है। और डिफरेंस की जब बात करते हैं तो कोई किसी में से घटा दीजिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस आप कॉन्सेप्ट फोकस कीजिए। तो मैं इसमें से इसको घटा दिया, आपका मन है तो आप जब सोल्यूशन कीजिएगा अपने से कीजिएगा, तो आप इसमें से इसको घटा दीजिएगा। क्लियर है। अच्छा, अब जब ऐसा ये हो गया तो आएगा क्या, ये इससे कट जाएगा, मिल जाएगा x माइनस का एक्स क्यूब, और यहाँ से x कॉमन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ यही ना होगा, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो ये आपको मिल गया इस तरीके से। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें इसकी स्थिति क्या है इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिए, क्या मतलब है इसका। अब ये जो है ना, अगर मैं बोलूँ ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आए, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव जब आएगा तो इसका मतलब यह है कि ए बड़ी वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी। भाई अगर दो का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मैं बोलूँ a माइनस बी इक्वल टू पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव आया तो कंफर्म है कि a इज ग्रेटर देन b। क्लियर ना। अगर मैं बोलूँ a माइनस बी इक्वल टू निगेटिव आया तो इसका मतलब a इज लेस देन b। क्लियर है, बोलिएगा, यही ना होगा, है ना। जैसे कि 9 में से 5 जाएगा तो 4 प्लस का आया ना, क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है 5 छोटा है, सीधी सी बात है। तो जब बड़े में से छोटा घटाते हैं तभी पॉजिटिव आता है, जब छोटे में से बड़ा घटाते हैं क्या आता है, निगेटिव आता है। क्लियर है। तो अगर मैं बोलूँ ए पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए वैल्यू बड़ी होगी, ए वैल्यू क्या होगी, छोटी। अगर मैं बोलूँ ये निगेटिव है तो ये वैल्यू जो है छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। इतनी बात समझ में आ रही है ना। ऐसा आप चाहे इसमें से इसको घटाएंगे तब भी वही बातें होंगी, उसी अकॉर्डिंग आप बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे हो गया। अब हमारा क्लोज इंटरवल 0,2 है। अगर मैं इस क्लोज इंटरवल 0,2 को 2 भागों में बांटूं, कितने भागों में बांट दूं, 2 भागों में बांट दूं। ठीक है, जब 2 भागों में बांटूंगा, अभी मैं बांटने का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए है ना, 99% लोग बांटने को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं कि इसको बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए, या कब बांटना चाहिए, मतलब पार्टीशन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। किसी में होगा, किसी में नहीं भी होगा। तो आपको उस 1% में रहना है कि आप क्लियर समझिए कब क्या करना है।
ध्यान से कोशिश कीजिए यहाँ समझने की। ये कुछ नहीं है, मैं यहाँ पहले बांटने जा रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं बांटने जा रहा हूँ। तो मैं बांटूंगा कैसे, मैं इसको 0 से 1 और 1 से 2 कर दिया, मैं इसका 2 पार्ट कर दिया, 0 से 1 और 1 से 2। अच्छा, जब 0 से 1 आप लेंगे ना, तो आप x की वैल्यू उठाएंगे 0 1 के बीच में से कोई उठाएंगे और यहाँ रखेंगे। तो जब 0 और 1 के बीच में से कोई उठा के जब आप यहाँ पर रखोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि 0 और 1 के बीच में से उठाओगे तो 1 से छोटा ही कोई उठाओगे, बीच में से उठाना हमेशा, तो 1 से छोटा ही कोई उठाओगे। तो जब 1 से छोटा कोई उठाओगे आप, तो 1 में से छोटा 1 से घटाओगे आप, देखिए 1 से छोटा पहले कुछ होगा तो उसका स्क्वायर करने पर, ये बुक देना था पूजा वर्मा। कौन है पूजा वर्मा? दे दो, आप ले लो, ठीक, ट्रांसफर कर दीजिए उनको। क्लियर है भाई? देखिए यहाँ पे, तो अगर आप 1 से छोटा, चलिए यहाँ देखिए, मतलब बुक अच्छा लिख रहा है वहाँ पे आप, हाँ झोला देख रहे हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, और यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ इतना मेहनत से, उसमें कोई ध्यान नहीं। देखिए यहाँ पे अब 0 से 1 इंटरवल में आप अगर x की कोई वैल्यू लोगे तो 1 से छोटा ही लोगे, और 1 से छोटे किसी नंबर का स्क्वायर क्यूब करने पे और छोटा आता है, मतलब ओवरऑल जो x स्क्वायर आएगा 1 से छोटा ही होगा। और जब 1 में से 1 से छोटा कुछ घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, कोई डाउट नहीं। तो जब क्लोज इंटरवल 0,1 में से 0 1 के बीच में से कोई भी x का वैल्यू लेंगे, ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव। क्लियर है? और अगर आप 1 से 2 में आ जाओ, दूसरा पार्ट जो आपने 1 से 2 किया हुआ है, तो 1 से जब 2 में आओगे तो वहाँ पे क्या स्थिति होगी, वहाँ पर आप 1 और 2 के बीच में से कुछ भी रखोगे, तो 1 और 2 के बीच में से कुछ भी रखोगे तो 1 से बड़ा रखोगे, 1 से बड़ा जब रखोगे तो स्क्वायर करोगे फिर वो 1 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि 1 से बड़ा अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर करने पर वो 1 से बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं होगा, है ना, तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो अब 1 में से 1 से बड़ी कोई वैल्यू घटाओगे तो निगेटिव ना आएगा, तो निगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो इसको मैंने इसलिए 2 पार्ट किया क्योंकि 0 से 1 में जब हम x की वैल्यू को उठा कर रख रहे हैं वहाँ से, तो ये रिजल्ट आ रहा है निगेटिव, और जब 1 से 2 में जाते रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर यही 0 से 1 होता, अगर यही 0 से 1 होता तो आप कोई भी पार्ट नहीं करते, क्योंकि 0 से 1 में ओवरऑल निगेटिव मिल रहा है। क्लियर है ना? अच्छा, अगर यही मान लो 2 होता, यहाँ मैं बोल दूँ यहाँ 4 होता, यहाँ 4 होता, देखो ध्यान से, अगर बेटा यहाँ 4 होता तो ऐसे सिचुएशन में आप इस इंटरवल यही रहेगा, लेकिन आप पार्ट नहीं करोगे। आप खुद से सोचो, आप कुछ रखो उठा के पूरे में से, है ना, ये पॉजिटिव ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे आप कुछ भी उठा के यहाँ रखो, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मान लीजिए घटाने पे ये ऐसा आ गया, ये रिजल्ट आ गया डिफरेंस, तो यहाँ पे x बोलो कुछ भी रखोगे यहाँ से पॉजिटिव ही आएगा। 0 से लेकर 2 तक कुछ रखो, ये पॉजिटिव ही आने वाला है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे तो ऐसे केस में इसका पार्टीशन नहीं करेगी। तो पार्टीशन तब करते हैं जब ऐसे आपको लगे कि नहीं यार जो है इसमें कुछ तक निगेटिव दे रहा है उसके बाद पॉजिटिव दे रहा है, या कुछ स्टार्टिंग में कुछ एक मतलब कुछ 2 नंबर के बीच में पॉजिटिव दे रहा है उसके बाद क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, तब आप ऐसा करेंगे। ठीक है, ये तो ऐसे समझने की बात है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो आप बता सकते हैं कि पार्टीशन करेंगे कि नहीं करेंगे। अब विनीत के लिए क्या ऑप्शन बताता हूँ आपके लिए स्पेशल, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा ऑप्शन देखिए, है ना, ये खाली विनीत के लिए बनाया हूँ। देखिए यहाँ पे, अब ये जो ब्रैकेट में जो भी मिले, ठीक है ना, इसको 0 कर दिया कीजिए। क्या कर दिया कीजिए, 0 कर देंगे। 1 - x² = 0। क्लियर है? उस पर आ ही नहीं है। 1 - x² = 0। अब इसको 0 कर दिया कीजिए, ठीक है, अलग से। तो x² = क्या हो जाएगा, 1। x = क्या होगा, +-1। तो पहली बात तो -1 तो उसमें आएगा नहीं। 0 से 2 जो इंटरवल डिफाइंड है उसमें -1 तो आएगा नहीं, +1 आएगा ना। बस इसको हटा दीजिए, खाली +1 आएगा, बस कहानी खत्म। तो 0 और 2 के बीच में आप अपने से 1 मिला लीजिए, है ना। इसमें 2 पार्ट होगा, कंफर्म 2 पार्ट होंगे, 0 से 1, 1 से 2। अगर मान लो, देखो मानो अगर यही 4 होता तो क्या होता है, यहाँ 4 और +-2, है ना। तो क्या 0 से 2 के बीच में 2 आएगा, इसका मतलब इसमें पार्टीशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? और सुनो यहाँ पे, जैसे मान लो कि वहां पे 0 से 5 होता, 0 से क्या होता, 5 होता, तब भी ऐसे केस में वही आपने सॉल्व किया, आपने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे आपका x = कितना है, 1। भाई +-1 आने की -1 मैं छोड़ दूंगा क्योंकि उसमें तो आएगा नहीं, तो +1, तो ये 1 बीच में रख दीजिए बस। तो इसमें 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, एक 0 से 1 होगा, एक 1 से 5 होगा। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो ये घटाने पे ऐसा कुछ आता, 2 - x,
ये आता घटाने पर, है ना। तो क्या करते हैं आप, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, हमेशा ब्रैकेट वाला, तो एक्स इक्वल टू 2, कोई पार्ट करते इसमें नहीं। अगर वो इंटरवल ही 0 से 3 होता तब कोई पार्ट करते, यस वो पार्ट करते। 2 यहाँ बीच में रख दो, 0 से 2, 2 से 3, बात समझ में आई है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिए। अगर 2 माइनस एक्स स्क्वायर रहता, बहुत अच्छी बात, कुछ सब कुछ देखिए, ये आप 0 कर दिया, एक्स इक्वल मिल गया प्लस माइनस √2, माइनस कोई मतलब नहीं, √2, तो √2 उसमें आएगा ना। पहला इंटरवल 0 से √2, दूसरा √2 से 2, काम खत्म। बात समझ में आ रही है। कैसे पार्टीशन करेंगे और कितने होंगे ये यहीं से मालूम चलेगा। क्लियर है ना। ये विनीत आपके लिए बनाया था मैंने, सही है। चलो ये हो गया भाई क्लियर, बहुत ही सिंपल है, ये सबकी वाली बात है, मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, है ना। ये जैसे मान लीजिए आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, आप नहीं सोच पा रहे हैं कि पार्टीशन होगा कि नहीं होगा, है ना, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि पार्टीशन होगा कि नहीं होगा, है ना। बट अगर देखा जाए एक्चुअल में, तो अगर आप 2, 4, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो साफ साफ दिख जाएगा आपको, है ना, कि इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक रखने पर निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है। अगर 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स का ऐसा कुछ रहेगा, वो तो साफ है साफ दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तब वो पॉजिटिव आएगा, अगर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो निगेटिव आएगा। तो कंफर्म है कि यहाँ पे 2 बातें हो गई, पॉजिटिव निगेटिव की बातें हो गई। तो अगर 2 तक है, 3 तक है, तो 2 पार्ट में तो बट ही जाएंगे। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो मैं भी लिख देता हूँ, अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। इतना काम तो अब सब लोग समझ जाएंगे कि कब पार्टीशन करेंगे, कब पार्टीशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 पार्टीशन होंगे, एक 0 से 1, एक 1 से 2। तो मैं लिखूंगा इन क्लोज इंटरवल 0, 1, इन क्लोज इंटरवल 0, 1, ठीक है। अब इस इंटरवल में अगर आप देखें तो मैंने क्या बताया, 0 से 1 अगर इंटरवल आप लेंगे तो इसमें से कोई भी एक्स की वैल्यू 0, 1 के बीच में से उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, या पॉजिटिव। तो इन क्लोज इंटरवल 0, 1 जो एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये इस इंटरवल में ये आ गया पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो कंफर्म, इसका मतलब कि ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू क्या होगी, छोटी। क्योंकि भाई जब कोई डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो तभी आता है जब बड़े में से घटाते हैं छोटा वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार फिर दूसरा वाला इन क्लोज इंटरवल 1, 2, अब जब 1, 2 आप लेंगे तो 1 और 2 के बीच में से कोई वैल्यू रखेंगे, आप बीच में से ही रखिएगा, कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है ना। तब ये जो x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आपका आएगा क्या, निगेटिव। क्या आएगा उससे मतलब नहीं, बस पॉजिटिव निगेटिव समझना है, निगेटिव। अगर ये निगेटिव आया तो ऐसा तभी होगा जब ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो इस इंटरवल के लिए x प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा ये छोटा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। थोड़ा टाइम भले ले रहे हैं लेकिन इसको थोड़ा समझने की पूरी कोशिश कीजिए, वैसे लगाने को तो आप तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ये काम जहाँ से हुआ अब कहानी खत्म हो चुकी। अब निकालना लोअर और अपर रिमान इंटीग्रल। मैंने बताया लोअर रिमान इंटीग्रल a बार b fx dx, अपर रिमान इंटीग्रल a टू b बार fx dx। तो जो लोअर रिमान इंटीग्रल होगा, लोअर रिमान इंटीग्रल, ठीक है, इसको दिखाएंगे a बार b लिखा जाता है, तो लेकिन यहाँ 0 से 2 है तो 0 बार 2 fx dx, इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि ये जो मैंने बताया था कल डिनोट करने का तरीका है a बार b, तो वो जो लिखवाया था डिफिनेशन उसमें fx हमारा क्लोज इंटरवल a, b में डिफाइंड था, और इसमें 0 से 2 में डिफाइंड है, तो 0 बार 2 लिखेंगे लोअर के लिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये देखो, ये बार का मतलब ऐसा कुछ नहीं 0 बार कोई नया नंबर है, नहीं, वो 0 ही है, वो 0 ही है। ऐसा मत सोचेगा नहीं 0 बार हो गया तो मतलब कुछ नया नंबर है या कुछ नई बात वहां पे, कुछ नहीं, वो 0 ही कंसीडर किया जाएगा। बस बार ये इंडिकेट करेगा कि ये जो इंटीग्रल है ये लोअर इंटीग्रल है, लोअर रिमान इंटीग्रल है, लोअर डायराक्स इंटीग्रल है। क्लियर है, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया। अब इसको 2 पार्ट में करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आपने इस तरह से किया हुआ है। तो 0 से 1 करेंगे। अब देखो मैं यहाँ बार नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये बार खाली साइन है लोअर का, बस मालूम हो गया कि लोअर की हम कैलकुलेट करेंगे, काम खत्म। 0 से 1 fx dx करेंगे और प्लस का 1 से 2 fx dx करेंगे। क्लियर है सबको, ऐसा कर देंगे। अब देखो करना क्या है, जब बेटा लोअर है, लोअर रिमान इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो आपको देखना है कि 0 से 1 में फंक्शन fx की कौन सी वैल्यू कम है।
तो बताओ 0 से 1 में फंक्शन एफ एक्स कौन सी वैल्यू कम है, तो बस यहाँ लिख देंगे 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब डी एक्स, और प्लस फिर वही काम 1 से 2 में कौन सी वैल्यू कम है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे आप, बड़े आराम से इंटीग्रेशन करके सॉल्व नहीं कर लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, इस वाले का हो जाएगा, इसका हो जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एक्स से पावर 4 बाई 4, 0 से 1 फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 और 1 से 2 कर नहीं लेंगे, बताइए हो जाएगा ना। अच्छा अब वही जब बात अपर की आएगी, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर अपर की बात आएगी तो यहीं पर लिखेंगे 0 से 2 बार, है ना, एफ एक्स डी एक्स, और ये पूरा उसे ही लिखेंगे क्योंकि उस 2 बार का मतलब खाली अपर के लिए है, ये पूरा ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन जब अपर कैलकुलेट करने जाओगे तो 0 से 1 के लिए देखोगे कि 0 से 1 में कौन बड़ी वैल्यू है, तब इसको लिखोगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और फिर 1 से 2 में बड़ी वैल्यू कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। बट आपको ऐसा नहीं याद रख लेना कि इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, आप याद भी कर सकते हैं इंटरचेंज हो जाएंगे, बट फिर भी आप कॉन्सेप्चुअल जाएंगे कि अगर अपर निकालना है तो जो जो इंटरवल है 0 से 1, तो 0 से 1 में देखिए फंक्शन की कौन सी वैल्यू बड़ी है, 1 से 2 में फंक्शन की कौन सी वैल्यू बड़ी है, वही लिखेंगे और फिर क्या कर लेंगे, सॉल्व करके बताइए। चलिए आंसर बताइए कर, क्लियर है ना। क्लियर करना चाहोगे तो 1/3 प्लस 1/4 और प्लस, और यहाँ पे जब आप आओगे रखोगे 2 तो 2 प्लस 8/3 और आप -1 रखोगे तो 1/2 प्लस 1/3, यही तो आएगा। अब इसको फिर आप अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 7/12 आएगा यह, और ये 14/3 आएगा, है ना, और ये 5/6 आएगा। आप एलसीएम ले लोगे 12 तो 7 और प्लस 56 और माइनस का 10, 56 और प्लस का 7 63 माइनस 10 53/12 आएगा, आ गया, तुरंत कैलकुलेट हो गया, 53/12 आ गया। अब यही जब अपर निकालोगे आप, ठीक है, क्लियर है ना भाई, यही आएगा, ठीक है ना विकास कुमार, ठीक। अब देखो इसके बाद फिर अपर जब निकालोगे आप, अपर निकाल लीजिए वो एकदम सेम पैटर्न पे, जब अपर रीमान इंटीग्रल लिखोगे आप, रीमान इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा 0 से 2 बार एफ एक्स डी एक्स लिखा जाएगा, 2 पार्ट में करेंगे, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पे अपर है तो फिर 0 से 1 में जो बड़ी वैल्यू उसको रखना है, जो बड़ी वैल्यू उसको रखना है, तो बड़ी वैल्यू कौन है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से 1 में यही वैल्यू है ना, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स, और 1 से 2 में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, और 1 से 2 डी एक्स। क्या भाई, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 प्लस यहाँ से जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 4/4 और 1 से 2। अब रखोगे जब यहाँ पे 1 तो 1/2 प्लस 1/3 ये होगा, और फिर रखोगे यहाँ पे जब 2 तो 8/3 और प्लस का 4, अब माइनस रखोगे 1 तो 1/3 प्लस 1/4, ये ना आएगा, यहाँ पे 5/6 आएगा ऐड करोगे तो, यहाँ पे 20/3 आएगा ऐड करोगे तो, यहाँ पे माइनस, है ना, -7/12 आएगा ऐड करने पर, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 12 तो 6 2 जा 10, 3 4 जा तो 24 जा 80, है ना, माइनस का 7 90 माइनस का 7 83/12, 83/12 ये भी आ गया, ठीक है। थोड़ा तेज कैलकुलेशन करिए, तो जी 7:20 से स्टार्ट किया हूँ, 8:40 में एक क्वेश्चन हुआ खाली, अभी भी छाप रहे हैं। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में।
अब यदि मान लगातार मतलब ये जो रियल चलता रहेगा अभी, ये एक तरफ से मतलब चलता रहेगा, मतलब कि ऐसे 3 दिन जो चल रहा है हर वीक में, ऐसे ही अनवरत एक तरफ से चलता रहेगा ये, और दूसरी तरफ से और पेपर चलते रहेंगे, ख़त्म होते रहेंगे, ये लगातार चलता रहेगा वैसे। ठीक है, इसको जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे, इसको ले चलेंगे पूरा, जब तक क्लास चलेगा तब तक ले चलेंगे इसको पहले ही डिटेल एकदम ले चलेंगे, एकदम आराम से चलते रहिए समझते हुए। ठीक है, और पेपर आप ख़त्म कर लीजिए, दोहरवा लीजिए, सब चलेगा, बट ये पेपर चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल्ड चलेगा, इसमें अनावश्यक थ्योरम भी हो सकते हैं, अनावश्यक क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको, मतलब कुछ अनावश्यक नहीं, मतलब आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से तो अनावश्यक हो जाएगा, बट वो आगे काम देगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आप डिटेलिंग के बाद डिटेल में कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, मैक्सिमम थ्योरम कीजिए, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट देखिए आप, लास्ट में बता दूंगा, है ना, टिक करवा दूंगा कि कौन सा आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, बट अभी डिटेल, क्योंकि अगर इसको समझना है तो डिटेल ही पढ़ना होगा। इसको आप 60 में पढ़ के नहीं समझ सकते, रट्टा मार सकते हैं 60 में पढ़ के, लेकिन समझ नहीं सकते। समझने के लिए रियल, अगर कोई भी थियोरेटिकल चीज़, थियोरेटिकल पेपर कोई भी समझना है, जितना अधिक से अधिक उसको पढ़ोगे, जितना डीपली उसको आप जो है पढ़ोगे, उतना ही वो आपको आएगा, है ना। अब कम से कम में निकल जाएंगे तो काम नहीं चलने वाला, तब आप फंसेंगे, हमेशा कन्फ्यूज होंगे वहाँ पे। मिटा दो इसको भैया। चलो देखो यहाँ पे, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन एकदम ऐसे ही देते हैं। अब देखो बहुत भौकाल नहीं लिखवाएंगे, अब सीधे सीधे क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन दे देगा f(x) बराबर, ठीक है, x² x³ when x is rational, when x is irrational, irrational, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूं कि डिफाइन इन 60 में बोल दे रहा हूं ना, क्लोज इंटरवल 0,2 ही ले रहा हूं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं 0,2 ले रहा हूँ, 0,5 ले रहा हूँ। बस आपको जो बताया हूँ कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों कह सकते हैं आप। अब लगाइए, पता कीजिए कितने भाग में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और वही काम करना है, कैलकुलेट लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल। क्लियर है भैया? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऐसे करके दे देगा आपको क्वेश्चन। ऐसे खाली हिंट दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, कैलकुलेशन तरीका पूरा वही रहेगा, मैं हिंट दे देता हूँ कि कैसे इसको करना है। हाँ, मान लीजिए नहीं आएगा, मैं फिर बता दूंगा आपको, बट मुझे लगता है कि पर्याप्त होगा। उसे तो बताऊँ भी ना तब भी काम आपका चल जाना चाहिए, बट फिर भी बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। देखो एक हल्का सा हिंट ले लीजिए, है ना, क्विक। देखिए यहाँ पे आप दोनों का डिफरेंस x² माइनस का x³ किया, x² कॉमन बेटा 1 माइनस का x। अब वही हाल अगर कॉन्सेप्चुअल देखें तो x की वैल्यू जब तक 1 से छोटा रखेंगे तब तक पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू जैसे 1 से अधिक रखेंगे निगेटिव आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 आपकी बाउंड्री हो गई, 1 के इधर पॉजिटिव तो इधर क्या हो गया नेगेटिव, तो 2 पार्ट होगा 0 से 1, 1 से 2। अगर आपको ट्रिक के हिसाब से देखना है तो आपको ब्रैकेट वाले को 0 करना है, हमेशा ब्रैकेट वाले को 0 करना है। 1 माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। एक का पॉइंट मिला, उस 1 को इस 0 और 2 के बीच में रख दीजिए, तो एक हो जाएगा 0 से 1, एक हो जाएगा 1 से 2। तो इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है सबको, है ना। तो अगर मैं जो है अगर 0 से 1 में बात करूं, 0 से 1 में, तो ये जो x² और 1 माइनस x होगा, ये क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि भाई इसमें रखेंगे तो 1 से छोटा 0 से बड़ा रखेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो कौन बड़ा होगा, x² बड़ा होगा, x³ क्या होगा, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 1 से छोटा, और इसे देखो डायरेक्टली भी मैं चेक कर सकता हूँ। अगर 1 से छोटा कोई नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब छोटा आएगा, स्क्वायर बड़ा आएगा। क्लियर है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन आप क्वेश्चन करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे ना, तो धड़ाधड़ बिना ये सब बिना लिखे ही बता सकते हैं कि कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ किस इंटरवल में। डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन पे भी आ सकते हैं। और अगर मैं इसी पे 1 से 2 में आऊँ, 1 से 2 में आऊँ, तब क्या होगा यहाँ पे, तब यह हो जाएगा कितना बेटा बताओ, तब यह हो जाएगा आपका x² 1 माइनस x क्या हो जाएगा निगेटिव। और जब यह हो जाएगा निगेटिव, इसका मतलब x² छोटा है, x³ क्या है बड़ा।
इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप लोग, है ना। और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब थोड़ा सा इसको और देखिए, अगर ये 0 से 1 होता, अगर ये 0 से 1 होता, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में इसको कर लेंगे ना आप, वो सही सेम तरीके से करेंगे आप। 1 से 0 से 1, 1 से 2, और 0 से 1, 1 से 2 जब लोअर रिमाइंडर इंटीग्रल लिखिएगा तो पहले में लिखिएगा एक्स क्यूब, दूसरे में लिखिएगा एक्स स्क्वायर, और जब अपर लिखिएगा तो पहले में लिखिएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे में लिखिएगा एक्स क्यूब। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मान लो यही क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ, यही क्वेश्चन मान लीजिए 0 से 1 कर दे, क्या कर दे, 0 से 1, तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है बांटने का। बताओ, बटेगा ही नहीं। जब 0 से 1 होगा तो 0 से 1 में आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 1 आएगा, मतलब वही बाउंड्री ही सीधे आ गई, उससे आगे कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो ये सीधे सीधे एक ही पार्ट रहेगा, यही पार्ट 0 से 1 ही रहेगा। और इसमें अच्छा 0 से 1 ही जब रहेगा तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब सीधे सीधे हो गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से बड़ा, है ना। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। अब ऐसे केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल। 0 बार 1 एफ एक्स डी एक्स जब बेटा करोगे, 0 बार 1 एफ एक्स डी एक्स जब करोगे आप, तो आप क्या लिखोगे, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, है ना, उसका मतलब वही हो गया। और इसका बस इतना ही लिखेंगे, और 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स में छोटा वैल्यू एक्स क्यूब, बस काम खत्म, सॉल्व कर देंगे, खत्म कहानी, है ना। एक्स पावर 4/4 मतलब 1/4 आएगा। क्लियर है। इसी प्रकार जब अपर की बात करोगे, 0 to 1 बार एफ एक्स डी एक्स, तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, 0 से 1 हो गया, और 0 से 1 में अपर की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब बाई 3 मतलब 1/3, खत्म आंसर। तो अगर एक ही पार्ट होगा तो ऐसे डायरेक्टली कर लेंगे, कोई समझना ही नहीं। छोटा वैल्यू लोअर में रख देंगे, लोअर वाला जब कैलकुलेट करेंगे तब छोटी वैल्यू रख देंगे, अपर वाला कैलकुलेट करेंगे बड़ी वैल्यू रख देंगे। और 2 पार्ट होगा तो फिर देखिएगा हर वाली मतलब हर जितने भी इंटरवल बनेंगे सब में कौन छोटा वैल्यू कौन बड़ा वैल्यू। क्लियर है, ठीक है, बोलिएगा। 2 क्वेश्चन में यहाँ बता दिया, 0 से 2 रहेगा तब कैसे करेंगे, 0 से 1 रहेगा तब कैसे करेंगे। मैंने आप सीखने की कोशिश कीजिए, बस खाली क्वेश्चन लिखते रहिए, घर पे बाकायदा लिख के कल आइएगा। कहीं कोई समस्या होगी तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। बट ये सब आना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन एक को कम आए चलेगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो क्वेश्चन कम नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत आएगा आपको, हमेशा जितना बताएंगे उससे ज़्यादा आएगा आपको। अब चलो इसमें हल्का सा एक कॉन्सेप्ट आपको और देते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको और देते हैं हल्का सा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वो कॉन्सेप्ट क्या है भैया, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन अब कभी भी आएंगे तो आप कर लेंगे, बस मैं ये जानता हूँ, ठीक है। और कितने पार्ट होंगे, कैसे होंगे, सब क्लियरिटी रखिएगा। घर पे जाने के बाद बुक है या जो भी है उठाइए आप, है ना, और उसके बाद जो है वहाँ पे जितने ऐसे क्वेश्चन हों डिफाइन करके वो सब क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, क्लियरिटी है कि नहीं एकदम। ऐसा नहीं कहीं से कुछ समझ में आ गया, नकल मार लिया, उत्तर देख लिया तो अपने सेट कर लिया, नहीं, एकदम क्लियर देखिएगा हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना पार्ट होगा, हमारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर कहीं भी कोई डाउट हो, थोड़ा सा भी दिक्कत हो, आप कल आके डिस्कस करिए उसको, लेकिन आना चाहिए क्लियर। ऐसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, क्वेश्चन हमारा एफ एक्स इक्वल टू है, ठीक है, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का एक्स, वही हाल, व्हेन एक्स इज रेशनल और व्हेन एक्स इज इरेशनल। समझ गए कहानी, वही मतलब वो मैं कहीं कोई लिखूं, एक पे लिख दीजिएगा रेशनल, एक पे लिख दीजिएगा इरेशनल, है ना। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0,2 ही चलो ले लूँ, इन क्लोज इंटरवल 0,2, सिंपल सा क्वेश्चन। अब प्रश्न उठता है कि इसमें वही हाल डिफरेंस का नियम, जब डिफरेंस निकालोगे तो इसमें से इसको जब आप घटाओगे या इसमें से इसको घटाओगे तो कुछ आएगा घटने पर, कुछ नहीं कर पाओगे, उसके बाद आप लोग एकदम, है ना, बस स्टॉप हो जाओगे, रुक जाओगे। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि भाई रूट में है तो घटेगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा, तब कैसे पता चलेगा। तो ऐसे में कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा, हल्का सा था आपको एक कॉन्सेप्ट बढ़ा देना है, और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर मान लो 3 में से 2 घटा रहा हूँ तो आ रहा है 1, जो कि पॉजिटिव है, जो क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं 3 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाऊँ तब भी पॉजिटिव ही आएगा। मैं 3 के क्यूब में से 2 का क्यूब घटाऊँ तब भी पॉजिटिव ही आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। अगर मान लो मैं 2 में से 3 घटा रहा हूँ, 2 में से 3 घटा रहा हूँ, निगेटिव आ गया, तो 2 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तब भी निगेटिव आएगा। मेरे कहने का मतलब साफ साफ ये है कि अगर मैं यही देख रहा हूँ ना दोनों का डिफरेंस, तो अगर ए में से बी घटा रहा हूँ निगेटिव आ रहा है तो उसके स्क्वायर करके घटाएंगे तब वो निगेटिव आएगा, नेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। और हम निगेटिव पॉजिटिव से खाली हम यही देख रहे हैं ना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, बस यही देख रहे हैं ना। अगर मान लो कि अगर मैं ये बोल दूँ, अगर आपसे कोई बोल दे a² माइनस b² बेटा निगेटिव आ गया, है ना, इसका 2 मतलब हो गया,
इसका मतलब यह हो गया कि ए स्क्वायर जो है छोटा है बी स्क्वायर से, और इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि ए छोटा है बी से। तो हम क्या काम करेंगे, हम इनका स्क्वायर करके डिफरेंस देख लेते हैं, और स्क्वायर करके देख लेते हैं। स्क्वायर करने पर अगर निगेटिव आ गया तो हम डायरेक्टली यही चीज़ भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वैसे हल्का सा एक कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। मतलब क्या करेंगे मालूम है, आप लिखेंगे इसका स्क्वायर करके तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बताओ दोनों का स्क्वायर घटा दिया है ना, नेचर सेम आएगा। अब ओपन कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x होगा, है ना। तो माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये इससे गया है ना, हो जाएगा 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब x 2 माइनस एक्स, 2x माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का प्लस का 2x, तो 1 माइनस एक्स। कितने पार्ट? 2 पार्ट, क्योंकि क्लोज इंटरवल 0,2 लिखा है, 0,1 होता तो एक ही पार्ट है ना। इसमें क्या हो जाएगा 0,2 है तो कितने पार्ट हो जाएंगे? 2 पार्ट। अगर यही 2 माइनस एक्स आता तब इसमें भी एक का पार्ट होते। बहुत ही सिंपल, देखते ही मालूम चल जाना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 0,2 ही है बट घटाने पर 2 माइनस एक्स आता तो क्या बोलते? एक ही पार्ट। साफ साफ दिख रहा है भाई, 2 से छोटा रखेंगे पॉजिटिव आएगा, 2 से बड़ा कोई रखेंगे तो निगेटिव आएगा, और 2 से बड़ा कुछ ही नहीं हमारे पास, है ना। तो एक ही पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि 1 आया है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 से छोटा जब रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 1 से बड़ा रखेंगे क्या आएगा? निगेटिव। 2 पार्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो जब 0 से 1 में जाओगे आप पहले वाले पार्ट में तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। ये क्या आएगा? पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये बड़ा है, क्या है? छोटा। मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? बड़ा, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या है? छोटा। आप बेटा तब आप ये भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया ना ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, इसका मतलब ए बड़ा है बी से, इसका मतलब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा है 1 माइनस एक्स से। काम हो गया। आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय यही यूज करेंगे, भाई जो फंक्शन है वही उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और अगर जब 1 से 2 में जब जाओगे आप 1 से 2 में तब क्या होगा? ऐसे केस में निगेटिव होगा। ये क्या आएगा? निगेटिव। तो जब ये निगेटिव हुआ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब 1 माइनस का एक्स स्क्वायर छोटा है और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या है? बड़ा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हो गया कि रूट में ले लो, इसका मतलब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोटा है 1 माइनस एक्स से। बस काम खत्म। पता हो गया कि किस इंटरवल में कौन छोटा है कौन बड़ा है, खत्म कहानी। लोअर अपर आगे सॉल्व कर दीजिए, आप सॉल्व करते चले आ रहे हैं, क्लियर है। यही कॉन्सेप्ट है आपके सामने। तो जब भी रूट में ऐसा कुछ है तो उसको इस तरह से आप हैंडल कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आप घर पे जाके ये जो 3 क्वेश्चन, एक मैं 0 से 2 में, 0 से 1 में, या इसको या बुक में और जो क्वेश्चन ऐसे आपको तमाम मिल जाएं सबको करने की कोशिश कीजिएगा, सब करिएगा। कल तो मान लीजिए आपका लीनियर है, फिर आगे जब भी सा क्लास लगेगा मैं फिर भी न्यूमेरिकल बताऊंगा। अब न्यूमेरिकल थोड़ा सा और अलग टाइप का है ना। आप देखें कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देता है, यहाँ लिख देगा 0 होगा फंक्शन का वैल्यू जब एक्स रेशनल होगा, और 1 होगा जब एक्स क्या होगा? इरेशनल। ऐसे 0 1 करके दे देगा, 1 माइनस 1 करके दे देगा ऐसा। या बोल देगा कि नहीं भाई आप लोअर अपर रिमाइंडर इंटीग्रल कैलकुलेट कीजिए, लेकिन उस क्लोज इंटरवल का जो है पार्ट करके, पार्टीशन करके, वो भी n पार्टीशन करके, तब कैसे करेंगे? तो ये सब पूरा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा तो अब अगले क्लास में, ठीक है भैया।